ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आज जो चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब द्रव्य के या पदार्थ के ऊष्मीय गुण। तो आज का टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के ऊष्मीय गुण, पदार्थ के ऊष्मीय गुण। तो आज जो चैप्टर है वो हीट से संबंधित है, ऊष्मा से संबंधित है। तो इसमें हमको पढ़ना है कि जैसे मैंने कहा टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो मात्रक होता है, कई मात्रक इसके होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो ताप के कितने मात्रक हैं। ताप के मात्रक, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ताप के जो मात्रक हैं वो क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। ध्यान रहे केल्विन में डिग्री नहीं लगाना, डिग्री केवल लगाना किसमें? सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ओके, तो अब हमें समझना होगा आखिर इन तीनों में रिलेशंस क्या क्या हैं, कैसे हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट बदलेंगे और कैसे हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलेंगे, ये हमको सीखना। तो इसके लिए फॉर्मूला है, एक रिलेशन है, संबंध है, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये हमको याद करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में चेंज करने का। अगर हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा हो तो हम इसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, इसको बदलिए फ़ारेनहाइट में। तो कैसे बदलेंगे? ये C का मान है कितना? 20, F निकालना है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद कर लो, C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब क्या काम करना? C का मान रख दिया 20, तो 20/5 बराबर F माइनस 32/9। 5 से काट दिया, इसको 4 बार कट गया, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 36 हो गया, बराबर F माइनस 32। अब 32 को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस 32 इज इक्वल टू हो गया F। तो इसको जोड़ दें तो F का मान कहलाएगा यहां पर कितना? 6 2 8 और 3 3 6, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब निकल के आया कि 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस फॉर्मूले पे तुम कोई भी टेम्परेचर दे रखा हो, अगर फ़ारेनहाइट में है तो उसको सेंटीग्रेड बदल सकते हो, सेंटीग्रेड में है तो उसे फ़ारेनहाइट बदल सकते हो। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। तो इसमें क्या काम करना है? C का मान दे रखा है, F ज्ञात करना, F दे रखा है तो C ज्ञात करना है। ओके, अब इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए भाई, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों के मान समान होते हैं? तो अब इसमें आप कैसे समझेंगे? अब है वो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ C बराबर -40 रखोगे तो F का मान भी -40 निकल के आएगा। इसमें मान रख के सॉल्व करिए, ठीक है। तो अगर C का मान -40 है तो अब इसमें सूत्र रखने के बाद F का मान भी आएगा -40। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर डिग्री फ़ारेनहाइट और दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कितने ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमको समझना है, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब आता है ऊष्मा यानी हीट। ऊष्मा वास्तव में एक एनर्जी है, ऊष्मा एक ऊर्जा का नाम है, ऊष्मा एक एनर्जी है और एनर्जी का मात्रक होता है जूल, लेकिन ऊष्मा का मात्रक एक कैलोरी भी होता है। तो अब इसको समझेंगे, ऊष्मा का जो यूनिट है, मात्रक, वो है कैलोरी।
कैलोरी है, ये नई बात आ गई सामने। लेकिन ऊष्मा चूंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, इसका मतलब इसका मात्रा जूल भी है और कैलोरी भी है। अब देखने वाली बात यह है कि रिलेशन क्या है कैलोरी और जूल में। तो देखिए यहां पर एक संबंध आता है, एक कैलोरी 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। इसको हमें समझना होगा। इस फॉर्मूले से हम कभी भी कैलोरी को जूल बदल सकते हैं, जूल को कैलोरी बदल सकते हैं, ये सबको समझना है। तो ये क्या है, रिलेशन है किसमें, कैलोरी और जूल में। 5 कैलोरी ऊष्मा को जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो 5 गुणा 4.2 कर लो, तो किसमें निकल आएगा, जूल में। तो इस प्रकार से हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ टॉपिक निकलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के प्रकार पे आ जाए। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, आखिर ये विशिष्ट ऊष्मा क्या है, एक लाइन में समझ सकते हो। कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए दी गई ऊष्मा। कैसे समझेंगे इसकी लाइन, किसी पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ, ठीक है 1 ग्राम, उसके ताप में 1 ग्राम पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के लिए, ताप बढ़ाने के लिए, ताप वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा, हीट। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ये आप दिमाग में फीड कर लो। ऊष्मा देंगे तो उसके ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, यहां हमने क्या सीखा, 1 ग्राम पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की ताप वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा। द अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब यहां पे कैसे क्वेश्चन बनेगा भाई, देखो समझिए कि मान लो 1 ग्राम पदार्थ कोई है, 1 ग्राम कोई ठोस है, 1 ग्राम कोई द्रव है, उसका टेम्परेचर पहले 25 था, 25 से 26 करने के लिए 5 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। अब उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो गई, सिंपल, 25 से 26 करने के लिए हमें 5 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ी, तो ये 5 कैलोरी क्या हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया, वो स्पेसिफिक हीट हो गया। तो उसको समझेंगे। तो इस प्रकार से इसको एक लाइन में क्लियर कर सकते हैं, 1 ग्राम पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा। अब यहीं पर इसका एक और टॉपिक लेते हैं, ऊष्मा धारिता, थर्मल कैपेसिटी, धारिता कह लो या क्षमता कह लो, इंग्लिश में थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। ऊष्मीय धारिता, ऊष्मा धारिता, क्षमता क्या होती है, इसको एक लाइन में समझना। एक लाइन में क्या है, बिल्कुल यही है, बस 1 ग्राम पदार्थ हटा दो, बस। इसमें क्या, किसी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो यहां पे क्या लिखना, इतना पोर्शन हटा दो, किसी पदार्थ के, बस ये द्रव्यमान हट जाएगा, किसी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए दी गई ऊष्मा। तो यहां पर लिख सकते हो, किसी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, इसका नाम है क्या,
ऊष्मा धारिता कह दो या थर्मल कैपेसिटी कह दो। तो अब एक एक लाइन में इसको हमें समझना होगा कि अगर हमें कोई पदार्थ की मात्रा से इसमें कोई मतलब नहीं, 1 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, 5 किलोग्राम हो, उसके तापमान में वृद्धि करनी कितनी, 1 डिग्री सेल्सियस की। मतलब 100 था 101 करना है। 100 को 101 करने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ी है वो कहलाएगी उसकी क्या, ऊष्मा धारिता या थर्मल कैपेसिटी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो हमने यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा समझ लिया है, ऊष्मा धारिता समझ लिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब वो टॉपिक है कि अब ऊष्मा को, ऊष्मा पढ़ लिया, ऊष्मा का मात्रा क्या बताया था, कैलोरी। कैलोरी का जूल में क्या संबंध है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है। अब ऊष्मा का प्रवाह यानी ऊष्मा चालन, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन को समझते हैं। थर्मल कंडक्शन, ऊष्मा चालन। ऊष्मा चालन क्या होता है, मतलब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, ये ऊष्मा चालन कहलाता है। जैसे मैंने कहा इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, इसको भी चालन बोलेंगे। इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कई विधियां हैं। कोई बाई बस जाता है, कोई बाई ट्रेन जाता है, कोई बाई प्लेन जाता है, अपना स्थान बदल गया। ये विधियां, मेथड है। उसी प्रकार से यहां पर ऊष्मा चालन का मतलब है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक है। इसकी 3 विधियां बनती हैं, 3 मेथड से ऊष्मा का संचरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट का मतलब हो गया 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 चालन। इसको हम बेस्ट रहेगा, अब हम यहां पे ये लिखें, इससे बेस्ट रहेगा ये लैंग्वेज, ऊष्मा का संचरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यह कहलाता है ऊष्मा का संचरण। 3 विधियां हैं। नंबर 1 चालन यानी कि कंडक्शन, एक कंडक्शन मेथड है। दूसरा संवहन, एक संवहन विधि है, इसको इंग्लिश में कन्वेक्शन, क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। तीसरी है विकिरण, विकिरण विधि होती है, रेडिएशन। तो अब ये तुमने समझ लिया है ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक, जिस तरह से इंसान का संचरण होता है उससे ऊष्मा संचरण होता है, चालन, संवहन और विकिरण। अब मेन बात इस तरह से समझे, चालन किसमें होगा, चालन की जो विधि है वो होता है सॉलिड्स में होता है, ठोस में। ठोस में ऊष्मा का प्रवाह किससे होता है, चालन। तो हम यहां पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठोस में, ठोस में, ठोस में ऊष्मा संचरण। तो आप समझ गए हो। अब क्वेश्चन इस तरह आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इन सॉलिड किस मेथड से होगी, तो आपको जवाब देना है चालन। ठीक है, तो जवाब क्या होगा, चालन। तो ठोस में ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इन सॉलिड बाय मेथड कौन सा, कंडक्शन। अब यहां आता है संवहन। संवहन कहां होगा भाई, देखो अब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। ठोस के अंदर ऐसे हमने कहा हमारे पास लोहे की रॉड है, ये लोहे की रॉड, अब हमने यहां पर आग लगा दी और आग दिखा दी, हमने यहां पर हीट दे दी, तो अब ये ऊष्मा का संचरण यहां हो जाएगा। कुछ देर बाद आप देखोगे दूसरा सिरा गर्म हो जाता है यहां पर, तो ये गर्म हुआ किससे हुआ, चालन विधि से हुआ। अब आता है संवहन कहां होता है, ये होता है द्रवों और गैसों में। द्रवों व गैसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा, संवहन विधि से। अब क्लियर करता हूं, जैसे मैंने कहा एक भगोना लिया भाई हमने, उसमें पानी भर दिया, ठीक,
और उसको रख दिया गैस पे रख दिया, ये गैस है। तो कुछ देर बाद आप पानी रख दो, आफ्टर सम टाइम वो पानी धीमे धीमे गर्म होने लगता है और गर्म होते होते उसमें धुआं देने लगता है, ऐसे धुआं दे रहा है। तो अब जो पानी का गर्म होना, पानी का गर्म होना कौन सी विधि है? संवहन। तो संवहन विधि से ये पानी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से गैसों में तुमने देखा वायुमंडल जैसे ऊष्मा तापमान बढ़ता है तो सारी सारी हवा गर्म हो जाती है, ये क्या है? संवहन। तो अब तुमने समझ लिया हुआ द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि से। अब हमारे पास आता रेडिएशन। बोले ये क्या चीज है भाई? अब समझो विकिरण, ये तो बहुत सुपर फास्ट है, ये वो मेथड है ऊष्मा के संचरण का जिसमें ऊष्मा प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती है। प्रकाश की चाल का मतलब बता दूं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट वाज 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जब ऊष्मा इस स्पीड पे जाएगी तो बहुत तेज, बहुत स्पीड हो गई भाई। तो विकिरण क्या होता है? जब ऊष्मा, जब वह विधि जिसमें ऊष्मा प्रकाश की चाल से मूव करे उस विधि का नाम है रेडिएशन यानी कि विकिरण। अब इसका उदाहरण क्या है? सूरज से जो ऊष्मा आती पृथ्वी पर वो इसी स्पीड पे आती है। तो सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो किस विधि से आती है? विकिरण विधि से आती है। तो अब अगर हम देखें तीनों विधियों में से सबसे फास्ट विधि का नाम क्या हो सकता है वो सोचो। यहां पे हमने देखा था लोहे की रॉड को हमने रखा था भट्टी में, कुछ देर बाद गर्म हुई थी। पानी रखा भगोने में, वो भी कुछ समय बाद गर्म हो गया था पानी। इसमें देखो, इसमें जो ऊष्मा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही। इसका मतलब अब पूरे स्पष्ट हो गया है तीनों विधियों में से सबसे फास्ट विधि का नाम है विकिरण। तो सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो किस विधि से आती है? विकिरण से आती है। इतनी फास्ट है ये विधि कि ऊष्मा सूरज की जो आती है पृथ्वी पर स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी पर कैसे आती है? सीधी रेखा में आती, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब तुमने समझ लिया है तीनों विधियों में से सबसे फास्ट विधि का नाम क्या है? विकिरण। इसे नोट कर लेना भाई। क्या नोट करोगे कि तीनों विधियों मतलब चालन, संवहन और विकिरण में से विकिरण ऊष्मा के संचरण की सबसे फास्ट विधि है। तो सबसे फास्ट विधि का नाम क्या लिखेंगे? विकिरण। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने तीनों विधियों को समझ लिया है, संवहन, विकिरण और चालन। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं तो आप लोग सब लोग नोट करते जाएंगे कुछ पॉइंटों को। तो पॉइंट है संवहन के लिए, अगला पॉइंट अब मैं लिखूंगा ना, आप लोग नोट करना है। संवहन के लिए यानी संवहन का मतलब द्रव और गैस, संवहन के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक है। संवहन के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक है, पहला पॉइंट बना लो। द ग्रेविटेशन इज नेसेसरी, द ग्रेविटेशन इज नेसेसरी फॉर कन्वेक्शन। द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन अंडरलाइन कर दो। द ग्रेविटेशन इज नेसेसरी फॉर कन्वेक्शन। संवहन के लिए गुरुत्वाकर्षण को अंडरलाइन करो। गुरुत्वाकर्षण क्या है? आवश्यक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट यह है, अगला पॉइंट बना के लिखो, ठोसों में ऊष्मा का संचार। ठोसों में, अब यहां की बात बता रहा हूं, ठोसों में ऊष्मा का संचार, ऊष्मा का संचार चालन विधि से होता है। मैं बता चुका हूं, केवल पॉइंट लिखा रहा हूं। ठोसों में ऊष्मा का संचार चालन विधि से होता है। इन सॉलिड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, इन सॉलिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन, इस कंडक्शन अंडरलाइन कर दीजिए भाई।
ओके, तो इस पॉइंट को नोट कर लें। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट देते हैं। अगला पॉइंट ये है, अब एक पॉइंट बना के लिखिएगा भाई। तो होता है, तुमने देखा होगा जो मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी के घर, अब खैर मिट्टी घर बहुत कम है, सबने ईंटों के घर बना रखे। मिट्टी के जो घर अभी भी गांव में कहीं ना कहीं जो मिल जाएंगे आपको, उन मिट्टी के घरों में गर्मियों में वहां ठंडक होती है, वहीं सर्दियों में वहां गर्माहट होती है। ये मान लो नेचुरल एयर कंडीशन होता है। इस नेचुरल एयर कंडीशन की वजह क्या है वो आप जानेंगे, तो नोट करिए। पहले लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, मड हाउसेस आर कूलर इन समर and warmer in winter वजह क्या है? because mud is bad conductor of heat। इसको अंडरलाइन करेंगे, because mud is bad conductor of heat। अब इसको हिंदी में लिख लो भाई, हिंदी वाले लिख लें। क्या लिखोगे? मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे, जबकि सर्दियों में गर्म होते हैं, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है। इसे क्योंकि के बाद अंडरलाइन करो, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। इसकी वजह क्या है? मिट्टी ऊष्मा की क्या है? कुचालक। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास मिट्टी के मड हाउसेस हैं, मड हाउसेस जस्ट लाइक नेचुरल एयर कंडीशन, कोई खर्चा नहीं। अब हमने जो ईंटों की जो बिल्डिंग बना रखी है, सर्दियों में ठंडी हो जाती है और गर्मियों में गर्म हो जाती है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? भारी भरकम खर्चे वाले एसी लगाने पड़ते हैं, तब जाके हमें ठंडक महसूस होती है। अगर हमारे पास नेचुरल एसी हो, मड हाउसेस हो, तो बिना खर्चे के आराम से जीवन यापन हो सकता है। खैर ये भी पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहां लेते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये निकल के आना है बात कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। तो होता क्या है, हर सब्सटेंस के लिए, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, हर सब्सटेंस की अपनी एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि उस पदार्थ के अंदर ऊष्मा का प्रवाह कितना फास्ट है, कितना स्लो है। जिस पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा, वो ऊष्मा की उतनी अच्छी चालक होगी, यानी उसमें ऊष्मा का प्रवाह उतना फास्ट होगा। और जो पदार्थ ऊष्मा का बुरा चालक है, बैड कंडक्टर है, उसमें ऊष्मा का प्रवाह बहुत ही मुश्किल से होगा। ठीक है, क्या मतलब निकल के आया? तो इसको लिखते हैं हम लोग के से, ऊष्मा चालकता गुणांक को लिखते हैं के से लिखते हैं। अब के का मान जितना ज्यादा होगा, वह वस्तु, वह पदार्थ ऊष्मा का उतना अच्छा चालक होगा। अब एक बात निकल के आती है कि आखिर ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जिसके लिए के का मान सुपरस्टार है, बहुत ज्यादा है। तो वो है, उस पदार्थ का नाम है
चांदी यानी सिल्वर, चांदी इसको सिंबल होता है एजी। तो चांदी यानी सिल्वर, चांदी के लिए के का मान सबसे ज्यादा है, टॉप कह सकते हो। ये मान लो क्या कहते हैं, चांदी जो है ना हमारा अंबानी है, मैक्सिमम। तो चांदी के लिए के का मान सबसे अधिक है, इसलिए चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अब सबसे अच्छी चालक का क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर हम चांदी का बर्तन ले लें, चांदी के बर्तन में चाय बनाएं तो चाय बहुत जल्दी बन जाएगी, ये समझ लो। अगर चांदी का भगोना ले आइए आप, देखो एक भगोना लेना कोई आसान काम तो है नहीं। अब पता लगा इस समय तो चांदी बहुत महंगी हो रही है, हाँ, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर चांदी का भगोना ले लें तो उसमें चाय बनाने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि ऊष्मा की बेस्ट कंडक्टर है। तो हम कह सकते हैं चांदी क्या है, नंबर 1 है। नंबर 1 धातु क्या, चांदी है, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह बहुत फास्ट होता है। तो हम इसमें नोट करेंगे, यहां पर चांदी, नोट करो, चांदी ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ चालक है। चांदी ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ चालक है। द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब तुमने कहा बेस्ट तो बता दिया, अब बुरा कंडक्टर कौन होगा, बैड कंडक्टर कौन होगा, कुचालक कौन होगा, के का मान मिनिमम किसके लिए होगा, उसको भी नोट करना है। उस पदार्थ का नाम लिखिए, एरोजेल। एरोजेल, एरोजेल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके लिए के का मान सबसे कम होता है। अब के का मान सबसे कम है, इसका मतलब यह हो गया उसमें ऊष्मा का प्रवाह बहुत ही स्लो होगा। समझ गए? अब उसको समझिए भाई, अगर हम एरोजेल का भगोना बना लें, उसमें चाय बनाए तो बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी भाई। पता लगा रिश्तेदार उठ के चल देंगे तो भाई चाय नहीं बन पाएगी। क्यों? उसमें ऊष्मा का चालन बहुत ही स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। तो एरोजेल के लिए के का मान सबसे कम होता है। तो देखिए भाई, अब क्या करेंगे, एक पॉइंट बना के लिखिए, ऊष्मा चालकता गुणांक का मान सबसे कम एरोजेल के लिए होता है। ऊष्मा चालकता गुणांक का मान सबसे कम एरोजेल के लिए होता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ coefficient of thermal conductivity, the minimum value of coefficient of thermal conductivity is for aerogel। तो हमें 2 क्वेश्चन समझने हैं, सबसे बेस्ट कंडक्टर चांदी हो गया, सबसे बैड कंडक्टर एरोजेल हो गया। तो इन 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है, देखिए भाई, अब मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर का रंग से क्या संबंध है। किसी पदार्थ का टेम्परेचर का रंग से क्या संबंध। अब ये समझिए, हमारे पास कोई मतलब हीट है, मतलब कोई ऊष्मा है, उसका कलर का रंग का टेम्परेचर से रिलेशन। तो अब इसको समझेंगे, कलर का टेम्परेचर से संबंध क्या। यहां हम बात कर रहे हैं, फ्लेम की बात कर रहे हैं। जो फ्लेम होती है, हीट फ्लेम होती है, उसके कलर का टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है। इसको तुमने पढ़ा होगा 12th में, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। उसको शॉर्टकट में समझिएगा कि लैम्डा यहां पर वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब कलर, यहां पे कलर से मतलब है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। T यहां पर क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप है। ठीक, अब एक नई बात आ गई यहां पर,
ताप और परम ताप, ये क्या है? देखिए भाई, इसको पहले समझा दूं। ताप, ताप यानी कि टेम्परेचर, ताप को बोलेंगे टेम्परेचर, और एक होता है परम ताप। परम ताप, परम ताप होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये दो टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलवेज मेजर्ड बाई डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया? टेम्परेचर को किस में नाप सकते हैं? ओनली डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, अगर किसी को बुखार आ गया तो थर्मामीटर को जैसे जीभ में लगाएंगे उस पर क्या देखेंगे? या तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखेंगे बॉडी टेम्परेचर, या डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे। ठीक है, अब तुमने कहा 104 है, तो 104 क्या है? डिग्री एफ, डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर 37 है तो वो क्या? डिग्री सेल्सियस है। तो कहने का मतलब जो हो गया कि टेम्परेचर ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर्ड बाय केल्विन। ये समझना भाई, परम ताप हमेशा किस में नापेंगे? केल्विन में नापना है ताप उसमें। तो यहां पे जो कैपिटल टी है वो ताप नहीं है, परम ताप है। ताप नहीं, परम ताप बोलिए। ठीक है, तो अब ये क्या इसका मतलब वो बताता हूं। जितना ताप बढ़ता जाएगा उतना तरंग दैर्घ्य छोटी होती जाएगी। तो तरंग दैर्घ्य में मैं क्लियर कर दूं, हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य के लिए कलर होते हैं, बीबग्योर, BIBGYOR, ये 7 रंग हैं। अगर इंद्रधनुष चुना हो तो वो यही कलर है। B फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सॉरी येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर है। अब इन कलर्स के बारे में बता दूं। कलर्स के बारे में क्या जानना है? अब आप इधर जाओगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, यानी कि जो फ्लेम है, फ्लेम, गैस फ्लेम की बात कर रहा हूं मैं। गैस फ्लेम अगर आपकी रेड की तरफ जा रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। या उल्टा मामला है, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा, तरंग दैर्घ्य घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य घटेगी। उल्टा रिलेशन होता है। उल्टे में क्या हुआ? अगर बढ़ रहा है तो घटेगा, घट रहा है तो बढ़ेगा। तो सिंपल भाषा में समझिए कि क्या है कि अगर हमारे पास जो फ्लेम है, गैस फ्लेम है, उसका रंग वॉयलेट से, तुमने देखा ब्लू फ्लेम होती है, इस कलर की फ्लेम होती है, ठीक, अगर वॉयलेट हो जाए तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य कम होगी, लैम्डा कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर ब्लू फ्लेम ग्रीनिश हो जाए, येलो हो जाए या रेड हो जाए, तुमने देखा कभी कभी गैस की लौ रेड हो जाती है, उस वक्त क्या नुकसान है? गैस तो पूरी फूक रही है लेकिन ऊष्मा नहीं निकल रही, ऊष्मा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो क्या मतलब हो गया? अगर गैस की लौ ब्लू फ्लेम से रेड की तरफ जा रही है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, लैम्डा यहां पर बढ़ रहा है और टेम्परेचर घट रहा है। तो ये रिलेशन निकला कलर का टेम्परेचर से। तो जैसे जैसे कलर रेड से जाता है वॉयलेट की तरफ, तरंग दैर्घ्य घटती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तभी हम लोग जानते हैं, घर पे देखते होंगे कि गैस का जो फ्लेम है वो क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। ब्लू हो या वॉयलेट हो, हल्का ग्रीन, रेड तो किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। रेड का मतलब 2 नुकसान। नंबर 1, बर्तन काले होंगे, मांजने का लफड़ा बढ़ गया, ठीक। दूसरा, ऊष्मा उत्पन्न कम हो रही, सब्जी देर में बनेगी और बर्तन काले होंगे। तो रेड तो किसी कीमत पर स्वीकार नहीं, तुरंत उसको ठीक कराओ। हम कहां ले जाएंगे कलर को? ब्लू तरफ या फिर वॉयलेट की तरफ लाएंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग कहां पहुंचते हैं? ब्लू फ्लेम पर, ठीक। तो ये टॉपिक यहां कंप्लीट होता है, तो इसको आप समझ सकते हो। एक लाइन में इसका लिख लीजिए, इसको शॉर्टकट में लिखाते हैं। तो आप लोग लिखे यहां पे पॉइंट बना करके, किसी वस्तु का रंग, किसी वस्तु का रंग, किसी वस्तु का रंग, कॉमा लगा लो,
उस वस्तु के टेम्परेचर, उस वस्तु के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। द कलर ऑफ अ सब्सटेंस, द कलर ऑफ अ सब्सटेंस is inversely proportional to absolute temperature of substance। ठीक है, तो इस पर हमें क्वेश्चन देखने हैं, इस पर भी आंसर निकलेंगे। ठीक, अब इसके बाद तो अब इसका मतलब हो गया, जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स का कलर अगर रेडिश है तो तापमान कम है, अगर उसका कलर वॉयलेट ग्रीन है तो तापमान बढ़ गया, ब्लू है तो तापमान और बढ़ गया, इंडिगो है तो और बढ़ गया, और वॉयलेट हो तो सबसे ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो कलर का टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है वो हमने यहां पर सीख लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब क्या है अगला पॉइंट, कृष्ण पिंड। कृष्ण पिंड, कृष्ण पिंड का मतलब है, कृष्ण का मतलब काला। ये कृष्ण का मतलब वो कृष्ण नहीं है, यहां कृष्ण का मतलब है ब्लैक। कृष्ण पिंड का मतलब है ब्लैक, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी को हम कह सकते हैं कृष्ण पिंड। ठीक है, ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक मदर भी होती है, ब्लैक मदर। ब्लैक मदर के बारे में सब जानते होंगे, चलो फिर कभी बताते हैं। तो कृष्ण पिंड, कृष्ण पिंड का मतलब ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है? एक ऐसा पृष्ठ है, आप इसको से समझिएगा भाई। ब्लैक बॉडी का मतलब एक तवा, तवा को हम ब्लैक बॉडी मान सकते हैं, कढ़ाई को ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। एक ऐसा पृष्ठ जो अपनी ऊष्मा को एमिट करता हो, अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित करता हो। जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसी से रोटी सिकती है। तवे के हमने नीचे गैस ला ली तो तवे ने ऊष्मा एब्जॉर्ब की, उसके बाद जब ऊष्मा को एमिट कर रहा है तब तुम्हारी रोटी उस पर सिकेगी, अदरवाइज नहीं। अगर तवा ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एमिट नहीं करेगा तो कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला। तो यहां पर क्या समझेंगे, तो ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, हमने इसको ऊष्मा दी। अब इससे जो रेडिएशन है, रेडिएशन विकिरण, तो विकिरण किस पर डिपेंड करता है वो समझना। किसी पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण उस पृष्ठ के परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो समझिएगा भाई, आप इसको थोड़ा ऐसे समझो। ये कृष्णपिंड है, ब्लैक बॉडी, इसका नाम है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी को सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं तवा, तवा समझ लो आप, ठीक है। क्या होता है, यहां से हमने इसको हीट दी, तवा ने हीट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो अब उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा ये ऊष्मा, ये जो विकिरण उत्सर्जित किया, रेडिएशन उत्सर्जित किया, इस रेडिएशन से ही तवे पर जो भी सिक रही है वो उस पर सिकेगी। अब मेन बात ये निकल के आती है, हमने जो ऊष्मा दी है इससे तवे का टेम्परेचर बढ़ा होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना उसका क्या होगा, रेडिएशन होगा। कैसे? तो जो रेडिएशन है वो उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। मतलब ये निकल के आया, अगर हम टेम्परेचर 2 गुना कर दें तो रेडिएशन 2 की पावर 4। सोचो, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना रेडिएशन हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे। अगर किसी कृष्णपिंड का ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उसका रेडिएशन कितना गुना हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुना। 2 की पावर 4 को कहते हैं कितने, 16 गुना। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन मिलना है। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ, यहां पृष्ठ का मतलब ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी। किसी पृष्ठ का ताप 2 गुना करने पर, 2 टाइम्स,
2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर विकिरण, विकिरण रेडिएशन कितना गुना हो जाएगा? 2 की पावर 4। विकिरण 2 की पावर 4 गुना हो जाएगा। 2 की पावर 4 को कहते हैं कितना? 16। 16 गुना हो जाएगा। ऐसे आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो। तो इंग्लिश में लिखेंगे, इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, if the temperature of black body increased up to 2 times, up to 2 times, the temperature of black body increase up to 2 times, then the radiation, then the radiation of that black body, then the radiation of that black body is 16 times, 16 times मतलब 2 की पावर 4 times। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने कृष्णपिंड का बोला था, कृष्णपिंड का मतलब क्या? जिस सरफेस पर हम ब्लैक पॉलिश कर दें वो कृष्णपिंड बन जाता है। तो कृष्णपिंड का मतलब सिर्फ इतना है, एक ऐसा पृष्ठ जो ऊष्मा का अच्छा एब्जॉर्बर हो, अच्छा उत्सर्जक भी हो, अच्छा अवशोषक हो, अच्छा उत्सर्जक हो, उसे कहेंगे हम ब्लैक बॉडी यानी कि कृष्ण पिंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है यहां पर कि जैसे हमने पढ़ लिया ठोस द्रव गैस पढ़ लिया, सबसे ज्यादा ऊष्मा का प्रसार ठोस द्रव गैस में से किसमें होता है? तो ये पॉइंट लिखना है सबको भाई। देखिए, ठोस कौमा द्रव तथा गैस में, ठोस कौमा द्रव तथा गैस में ऊष्मा का प्रसार, ऊष्मा का प्रसार सबसे अधिक गैस में होता है, सबसे अधिक गैस में होता है। इंग्लिश में लिखिए, इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस the expansion of heat, the expansion of heat is highest, is highest in gases, is highest in gases। तो gases को अंडरलाइन कर दीजिए भाई, is highest in क्या? गैसेस। अब इसके बाद अगला टॉपिक लिखूं, कुछ टॉपिक्स हैं। अगला टॉपिक है ऊष्मा संवहन के, ऊष्मा संवहन के उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल कन्वेक्शन, example of thermal convection। तो इसके उदाहरण समझना, ऊष्मा संवहन के उदाहरण क्या है, इसके एग्जाम्पल्स परीक्षा में आते हैं। तो लिखिए, नंबर 1, पहला, भूमि व समुद्र की हवा, भूमि व समुद्र की हवा। इंग्लिश में लिखो, लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज। भूमि
और समुद्र की हवा। नंबर 2, पानी का उबलना। पानी का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, ये भी ऊष्मा संवहन। मैं पहले बता चुका हूं, संवहन केवल द्रवों और गैसों में होता है। तो अगर हम बात करें जमीन और सी की जो हवाएं होती हैं, तुमने देखा गर्म हवाएं चलती हैं, ठंडी हवा चलती है, कहते हैं शीतलहर। और जो लू चलती है, लू, वो भी गर्म हवा होती है। तो उसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो किससे होता है? संवहन से। तो पानी का उबलना, ये कौन सी विधि है? इसमें ऊष्मा संवहन। आगे लिखो नंबर 3, भट्टी के आसपास की हवा। भट्टी के आसपास की हवा, एयर अराउंड द फर्नेस। एयर अराउंड द फर्नेस। एयर अराउंड द फर्नेस। एयर अराउंड द फर्नेस मतलब भट्टी जो होती है, भट्टी समझते हो ऊष्मा का स्रोत, उसके चारों तरफ जो हवाएं होती हैं वो भी हवाएं गर्म हो जाती हैं। अब देखो गर्मियों में भट्टी के पास कौन बैठना चाहता है? जो बैठना चाहता है वो संवहन का आनंद लेता है, ऊष्मा संवहन का आनंद लेता है, पसीना पोंछता रहता है। तो वहां चारों तरफ जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किस विधि से होती है? ऊष्मा संवहन विधि से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होने वाला है। तो आज आप लोगों ने जो पढ़ोगे, आज की क्लास तो आपको रिकॉर्डिंग में सुनना है, और जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसको कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, कॉपी पे नोट करोगे तब उसको आप समझ पाओगे। तो ये आज का जो चैप्टर था जो ऊष्मा से संबंधित था, इसमें से कुछ मैं क्वेश्चन लेता हूं। अब एक क्वेश्चन है, एक तारे का रंग किस बात का संकेत देता है? रंग मतलब तरंगदैर्घ्य। अभी आया था लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/T। एक तारे का जो कलर है किस बात को संकेत देता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। वजन यानी वेट, दूरी यानी डिस्टेंस, तारे का रंग, स्टार का कलर। एक स्टार का जो कलर है वो क्या संकेत देता है? वो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है, या उसका आकार बताता है तारे का, या फिर तारे का तापमान बताता है? 4 ऑप्शन लिखने के बाद उसको टिक लगाइएगा। अभी मैं आंसर देता हूं। अब मैं पहले बता चुका हूं, कलर मतलब वेवलेंथ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो तुम समझ चुके होगे कि तारे का जो रंग है वो क्या बताता है? टेम्परेचर। तो तापमान को अंडरलाइन कर दीजिए, तापमान को यहां पे अंडरलाइन कर देंगे। अब एक क्वेश्चन बन जाता है, आदर्श काला पिंड क्या है? आदर्श काला पिंड मतलब कृष्ण पिंड क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं। मैं पहले बता चुका हूं, आदर्श काला पिंड क्या होगा? काले रंग से पेंट किया गया पात्र। जिस पात्र को काले रंग से पेंट कर दो उसको आदर्श काला पिंड कहते हैं। तो आदर्श काला पिंड का मतलब है जिस बर्तन को, जिस पात्र को आप काले रंग का पेंट कर दो वो कहलाता है आदर्श काला पिंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आज कुछ क्वेश्चंस के अंदर है। एक क्वेश्चन ये है, अभी बताया था विकिरण E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। अगर टेम्परेचर
आधा कर दिया जाए। अब क्वेश्चन है, यदि सतह के तापमान को 1/3 कर दिया जाए, इस टेम्परेचर को 1/3 कर दिया गया, तो अब उसकी रेडिएशन दर क्या हो जाएगी? 1/3 की पावर 4। ठीक है, 1 की पावर 4 एक ही रहेगा, 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81, 1/81 इसका आंसर होगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी रेडिएशन दर क्या होगी? बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी, सीधी सी बात यह है। अब इसके बाद तापमान की SI इकाई क्या है? मैं पहले बता चुका हूं, तापमान को हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन नापते हैं, लेकिन SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या नापते हैं? केल्विन। तापमान को SI में किस में नापते हैं? केल्विन। मैं पहले बताया था मूल मात्रक 7, मूल राशियां 7 होती हैं, 7 के बारे में चर्चा हुई थी, उसी में आता है केल्विन। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर सबसे अधिक फैलता है? ठोस, द्रव और गैस में से सबसे अधिक ऊष्मा प्रसार किसमें होता है? गैस में। तो आंसर क्या होगा? गैस। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस के हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा आज खत्म होता है। इसको कई बार देख देख करके आप इसको समझिएगा, इस वीडियो को कई बार देखिएगा ताकि इस चैप्टर अच्छी तरह से कमांड हो जाए। ओके, थैंक यू।